हेलो एवरीवन। आज 24 दिसंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज आर्टिकल आते हैं उनमें से जो टॉप 10 न्यूज होती हैं और खासतौर पर जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, इवन स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, उनको हम यहाँ एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में पर्पज हमारा यही रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर की मिले, साथ ही आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना। प्रैक्टिस मेक्स एस्पायरेंट परफेक्ट, तो प्रैक्टिस ही एस्पायरेंट को परफेक्ट बनाती है। तो ये पर्पज है, साथ ही उसकी स्टैटिक नॉलेज हम बहुत सारा देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं आज का जो पहला आर्टिकल है इसके बारे में। पहला आर्टिकल यहाँ पे न्यूज में था, इसके बारे में अगर आप देखो AILA के बारे में। अब आप सोचोगे कि AILA क्या है, जो ऐसी चीज है जो न्यूज में थी, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि हाल में जो IIT दिल्ली है ना, IIT दिल्ली के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने AI एजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट डेवलप किया है। इसे क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंस। अब लैब असिस्टेंस क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है ना। अब अगर AILA के बारे में देखो, एक तरह का ऐसा एजेंट है जो डिफिकल्ट साइंटिफिक है, अगर हम बात करें प्रयोग है ना, या अगर बात करें कुछ प्रैक्टिसेस हैं, या कुछ रिजल्ट का एनालिसिस करना हो, या रियल टाइम पर डिसीजन मेकिंग करना हो, इन सारी चीज़ों को काम करेगा ये AILI, ठीक है ना। तो किसने डेवलप के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और इसे दो देश के वैज्ञानिकों ने सहयोग भी किया है, डेनमार्क के वैज्ञानिक तथा जर्मनी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे इसको सहयोग किया है। ये खासतौर पर डाटा एनालिसिस करने में, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आने वाला है, ठीक है। तो ये किसने डेवलप किया, कौन बनाया है और किस पर्पज से, ये थोड़ा सा आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे स्टेटमेंट में आप समझेंगे, जैसे AILA कैन, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, AILA कैन इंडिपेंडेंटली डिजाइन, एग्जीक्यूट, एनालाइज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक प्रयोग कर सकता है, उन्हें संचालित कर सकता है, उन्हें एनालिसिस कर सकता है। तो समझ रहे हैं ना आपकी क्या मतलब, कि आप देखोगे तो इसका एप्लीकेशन कितना सारा है। दूसरा, इट वाज डेवलप्ड बाय सोलली बाय IIT दिल्ली विदाउट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो देखिए, इस स्टेटमेंट से आपको ये भी पता चल रहा है कि हमें किस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी है, किस तरह की चीज़ों को इलिमिनेट करना है, क्योंकि सोलली बोला जा रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि डेनमार्क और जर्मनी ने सपोर्ट भी किया है, तो जाहिर सी बात है दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा, AILA कैन डायरेक्टली ऑपरेट लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट सच एज एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। AILA सीधा एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप जैसे जो प्रयोगशालाएं हैं उनके उपकरणों को संचालित कर सकता है। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है, किसी भी तरह का कोड वो खुद लिख सकता है ना। डाटा कलेक्ट कर सकता है, डाटा को एनालिसिस कर सकता है, और बहुत सारे काम ये कर सकता है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चौथा, इट हैज रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाई रेजोल्यूशन एफएम इमेजिंग सिग्निफिकेंटली। इसमें उच्च रेजोल्यूशन एफएम इमेजिंग के लिए आवश्यक समय को काफी कम कर दिया। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, एंड 1 3 4 विल बी द राइट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी ए। सो लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ चीजें आपको यहाँ पे जानना जरूरी हो जाता है AI को लेके, जैसे वाइबो कोडिंग, एक वाइब कोडिंग करके एक चर्चा में था, वाइब कोडिंग। तो वाइब कोडिंग क्या होती है, तो AI कोडिंग करने के लिए एक ट्रेंड बनाया गया था जिसे वाइब कोडिंग बोला जाता है ना। ये क्या करता है, बिना ट्रेडिशनल कोड पढ़े क्या करता है, कोडिंग कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीजें चर्चा में, जैसे एजेंटिक AI एक चर्चा में था, AI एजेंट मैंने आपको कल बताया था, कल की न्यूज में था, है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे, इसी में LLM चर्चा में रहता है, जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, कभी कभी इसका फुल फॉर्म आ गया स्टेट पीसेस पूछने के लिए। फिर इसी में MLM आता है ना, मल्टी मॉडल जो लैंग्वेज करके है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें चर्चा में रहती हैं। चैट GPT वगैरह के बारे में आप जान के रखिएगा, डीप परप्लेक्सिटी के बारे में, ग्रोक AI के बारे में, गूगल जेमिनी के बारे में। चीज़ें ऐसी क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, खासतौर पर वन डे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइक्रोमेट्रोइड्स। माइक्रोमेट्रोइड्स के बारे में आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। अब ये माइक्रोमेट्रोइड्स क्या होते हैं, तो चीन के ह्यूमन, अगर हम बात करें, इनेबल स्पेस था कौन सा, सेंझाओ सेंझो 20, सेंझाओ 20 पर एक, अगर हम बात करें, मलबे का टुकड़ा गिरा, है ना, जिससे उसके रिटर्न कैप्सूल की जो खिड़की है, जो वो कैप्सूल उसका रिटर्न हो रहा था, है ना, तो उसमें दरार आ गई, ठीक। तो ये चर्चा में आ गया, क्योंकि अब ये हो सकता है कि मिशन कंप्रोमाइज हो जाए, ऐसा न्यूज यहाँ पे चलने लगा था, ऐसा खतरा देखने को मिल रहा था, ठीक। तो यहाँ पर चर्चा में आ गया कि माइक्रोमेट्रोइड्स एंड ऑर्बिटल डेब्रिस।
अब इस घटना ने क्या किया, पृथ्वी या अर्थ की जो परिक्रमा करने वाले बहुत सारे माइक्रोमेटरॉइड्स हैं या जो डेब्रिस हैं, उन्हें सुरक्षा चिंता को बढ़ा दिया। अब आपको पता है ये है हमारी अर्थ, ठीक है। अब अर्थ में आपको पता है कि लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट हैं, तो मान चलो ये सैटेलाइट, इसमें चलो ऐसे ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट हैं, ठीक है। ये बहुत सारे सैटेलाइट थे, फिर सैटेलाइट बहुत सारे टूट गए, खराब हो गए, तो इनके छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे महीन महीन टुकड़े हो गए। इनको क्या बोला, डेब्रिस बोला जाता है। और ये इतने स्पीड से चलते हैं कि किसी भी चीज में टकरा जाए तो उसमें छेद कर सकते हैं। अगर आपने स्पेस में एक मूवी आई है, मतलब कि बेसिकली हॉलीवुड मूवी है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, अगर आपने उसको देखा हो कोई भी हॉलीवुड मूवी स्पेस से रिलेटेड, तो आपने देखा होगा कि ये जो डेब्रिस होते हैं जिससे कनेक्ट करते हैं उसमें सीधा होल कर देते हैं। तो ये डेब्रिस ना बहुत खतरा बन चुके हैं, और आने वाले समय में और भी सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं। जैसे अगर आपने 12,000 सैटेलाइट का जो मिशन है किसका, एलन मस्क का जो मिशन है, उसको आपने सुना, उसमें 12,000 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो ये डेब्रिस की वजह से अभी ये खतरा देखने को मिला है, तो इसे माइक्रोमेटराइड ऑर्बिटल डेब्रिस बोला जा रहा है। अब माइक्रोमेटराइड क्यों बोला जाए, क्योंकि जो अगर हम बात करें ना कि साइज बहुत छोटी है, ठीक है, 2 मिलीमीटर के बराबर है, ठीक। और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट से बहुत सारे आते हैं, और दो अगर हम बात करें, मतलब कि दो तरह की हो सकते हैं। एक तो एस्ट्रॉयड बेल्ट से आते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ आपको देखने को मिलेगी, तो एस्ट्रॉयड बेल्ट आपको देखने को मिलेगी किसके बीच में, मार्स के बीच में और जुपिटर के बीच में। तो इनके बीच में आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट देखने को मिलेगी, तो वहां से आते हैं और बहुत स्पीड में रहते हैं, है ना। और हर जगह अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, कुछ हमारे सैटेलाइट्स के होते हैं, और कुछ अगर आप देखोगे कि मीटियोर वगैरह से भी आते हैं, मतलब कि अगर हम बात करें एस्ट्रॉइड्स के टुकड़े भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे न्यूज में था। अब स्टेटमेंट क्या बने कि दे मेनली ओरिजिनेट फ्रॉम एस्ट्रॉइड कोलिजन इन एस्ट्रॉइड बेल्ट। इनका मुख्य स्रोत क्षुद्रग्रह क्षुद्र के पेटी में होने वाले टक्करों से होता है, ठीक है ना, कि मतलब कि क्षुद्रग्रह टक्कर होती है, उससे छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, ये बोला जा रहा है। दे जनरली ट्रेवल एट स्पीड लोअर देन ऑर्बिटल डेब्रिस। ये सामान्यतः कक्षीय मलबे ऑर्बिटल डेब्रिस की तुलना में कम गति से चलते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है दे रेंज इन साइज ऑफ माइक्रोमीटर्स टू अबाउट 2 मिलीमीटर। तो आप सोचोगे भाई मैंने इतना पढ़ा, तो सर ने मुझे बताया, उस बिहाफ में तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट कर सकता हूँ, है ना। अगर हम बात करें तो तीसरा करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। ये जो बोला जाता है मेनली ओरिजिनेट फ्रॉम एस्ट्रॉइड कोलिजन, ऐसा कहा जा रहा है कि जो माइक्रोमेटरॉइड्स है ज्यादातर आपस में एस्ट्रॉइड के टकराने से हो रहे हैं क्षुद्रग्रह से, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ज्यादातर ना मैन मेड है, मतलब क्या जो हमारे सैटेलाइट्स के थ्रू जा रहे हैं ये वाले ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इसमें अगर आप देखोगे ना, खासतौर पर ये लो अर्थ ऑर्बिट में इनकी संख्या समझ ज्यादा देखने को मिल रही है। लो अर्थ ऑर्बिट जिसे 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच की जो जोन है उसे लो अर्थ ऑर्बिट बोला जा रहा है, जिसमें हाल में भारत अभी कल मैंने आपको बताया था कि एक भारत LVM रॉकेट से मिशन भेज रहा है। उस मिशन का क्या नाम है आपको बताना, जिसमें जिसका वजन 8,000 टन है, यूएस का जो मिशन है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब कुछ जैसे कीवर्ड्स, जैसे आपको पता होना, जैसे ऑर्बिटल डेब्रिस क्या होता है, तो ये ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट से टकरा सकते हैं, है ना। ये चिंता का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ और ऑर्बिटल डेब्रिस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, आप इसे पोस्ट करेंगे और इसको अटेम्प्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड है ऑर्बिटल डेब्रिस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हम बात करते हैं किसके बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शक्ति। शक्ति के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, वैसे तो शक्ति बिल पेश किया गया, लेकिन शक्ति बिल कहाँ किस लिए पेश किया गया, न्यूक्लियर एनर्जी में जो प्राइवेट पार्टनरशिप उसको एनहांस करने के लिए। लेकिन ये किसके बारे में, शक्ति स्कॉलरशिप के बारे में। और शक्ति स्कॉलरशिप अगर हम बात करें, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में सुना होगा। इसने महिला जो केंद्रित वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज के जो इशू है उनको ध्यान में रखते हुए शक्ति स्कॉलरशिप फेलोशिप को क्या किया, शुरुआत की है, ठीक है ना। अब ये एक तरह का जो शक्ति स्कॉलरशिप है वो 6 माह का प्रोग्राम है, जिसका पर्पज क्या है कि महिलाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पे रिसर्च करना, और उनको जो ऐसे रिसर्चर्स हैं उनको क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। मतलब अगर हम बात करें तो मल्टी सब्जेक्ट अप्रोच इसकी रहेगी, अलग अलग दिशाओं में, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सेफ्टी का एंगल है, हर एक एंगल में इसमें जेंडर इक्वलिटी के एंगल है, साइबर सुरक्षा है, या अगर हम बात करें पोस्ट की बात करें, उन सबको लेके भी ये एंगल रहेगा, हर एक एंगल पे इस पर रिसर्च की जानी है, ठीक है ना। अब कौन इसमें एलिजिबल हो सकता है, तो कोई भी अगर हम बात करें जो स्नातक को ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना, या इस अगर हम बात करें मास्टर्स एमफिल पीएचडी जैसे जो छात्र हैं जो इन्होंने कंप्लीट किया उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, और आयु सीमा 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए,
है ना, उनको फेलोशिप मिल सकती है। 1 लाख रुपए तक का रिसर्च ग्रांट इनको दिया जाएगा, 1 लाख तक का रिसर्च ग्रांट। लेकिन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को 1992 में स्टैब्लिश किया गया था। एक एक्ट आया था, नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट। तो इसके अंतर्गत 31 जनवरी से के बाद जनवरी 1992 से काम करना शुरू किया था। अब ये क्या संवैधानिक निकाय नहीं, ये एक लीगल बॉडी है ना, लीगल बॉडी है। या अगर हम बात करें एक स्टैचुरी बॉडी भी आप इसे बोल सकते हैं, या सांविधिक निकाय इसको बोला जाएगा, ठीक है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो न्यू दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। अब इसमें इसका कंपोजिशन कैसे होता है, तो इसमें अगर आप देखोगे एक चेयरपर्सन होता है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करती है। फिर अगर हम बात करें 5 और मेंबर्स होते हैं। ये जो 5 मेंबर्स होते हैं तो महिलाओं से जुड़े हुए क्षेत्रों पर अनुभव इनका होना चाहिए। एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, सिविल सेवा अधिकारी, ठीक है ना। और इनके सदस्य अध्यक्षों काल 3 वर्ष तक होता है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। इसके बहुत सारे पर्पज होते हैं, महिलाओं को न्याय दिलाना, संवैधानिक अधिकारों की, चाहे रोजगार के संबंध में, पॉलिसी को लेकर सरकार को एडवाइस देना, इस तरह की चीजें, और रिपोर्ट देना महिलाओं के संबंध में पार्लियामेंट को। तो इस तरह के काम यहाँ पे रहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि शक्ति स्कॉलरशिप फेलोशिप 6 महीने का प्रोग्राम है, इससे राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पहल है। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, इट इज ओपन टू इंडियन सिटीजन एबव 30 ईयर, 30 साल से ऊपर सिटीजन को नहीं। यहाँ पे 21 से 30 वर्ष के लिए मैंने आपको बताया कि ये 21 से 30 वर्ष के लिए। तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 to 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 स्टेटमेंट है कि इसमें 1 लाख रुपए का शोध अनुदान दिया जाएगा। देखिए सारी कहानी बताने पर्पज ये है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर आप देखो, आप सोचो कि आप करंट अफेयर किस तरह से पढ़ते हैं। जब करंट अफेयर आप पढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में, उसके फैक्ट्स के बारे में, उसके स्टैटिक चीज़ों के बारे में, और फिर स्टेटमेंट की तरह प्रैक्टिस करते हैं, तो चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं करेक्ट करने के। मैं कोई भी आपको जड़ी बूटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं इतनी प्रैक्टिस अभी करवा सकता हूँ इस तरीके से कि आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विद द रेफरेंस ऑफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, डायरेक्ट एनर्जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के संबंध में आपको स्टेटमेंट आपको बताना है। अब देखिए, अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है, न्यूज़ अगर आप देखो डीआरडीओ के बारे में आपको पता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल, आकाश एनजी बोला जाता है, नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल को यूज इवेल्युएशन ट्रायल्स जो उसका फेज चल रहा था उसको उसने पूरा किया है। अब जो आकाश एनजी मिसाइल है ना, ये कहाँ से है, ये सरफेस से एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। डीआरडीओ ने बनाया, डीआरडीओ ने किसकी मदद से बनाया था, बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की मदद से ये इसे बनाया है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, ये एयरफोर्स को 2014 में हालांकि दे दिया गया था, नेवी को 2015 में दिया गया था, लेकिन इसकी क्षमता को और इनहेंस किया गया है। लेकिन इसकी खासियत देखें तो लगभग 350 किलोग्राम है इसके, है ना। जबकि मूलतः आकाश 720 था, लेकिन जो आकाश एनजी है ना, न्यू जनरेशन एनजी की जो क्वालिटी है वो क्या 350 किलोग्राम है। अब वो क्या करता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखना। और पूरी तरह से इंडिजिनस रडार कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन के द्वारा संचालित होता है। इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर जितनी होती है, ऊंचाई इसकी 18 किलोमीटर जितनी हो सकती है, और एक टाइम पे 10 टारगेट्स को डायरेक्टली हिट कर सकता है, ठीक है। तो ये इसकी कैपेबिलिटीज हैं। अब स्टेटमेंट क्या बनते हैं कि ड्यूस जो है ना, डी यू रिलाई ऑन काइनेटिक एनर्जी टू डिस्ट्रॉय टारगेट, ये काइनेटिक एनर्जी को टारगेट करता है डिस्ट्रॉय करने के लिए। दे कैन इंगेज टारगेट एट द स्पीड ऑफ लाइट, यह प्रकाश की गति से लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के बारे में बात की जाए। तीसरा, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रोन स्वार्म्स, ये ड्रोन स्वार्म्स के विरुद्ध प्रभावी उपयोगी हैं। इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो आपको यहाँ पे बताना है सही स्टेटमेंट क्या होगा, A2N3 ओनली, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग करते हैं, ना कि काइनेटिक एनर्जी का। तो ये जो ड्यू होते हैं ना, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग करते हैं, ना कि काइनेटिक। काइनेटिक डैम वगैरह में काइनेटिक एनर्जी की तरह यूज होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसके बारे में न्यूज यहाँ पे, न्यूज यहाँ पे कीवर्ड इंपॉर्टेंट देखो, नीलूस सिक्की मेंसिस। तो किसने, अगर हम बात की न्यूज दी है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सिक्किम की ऊंचाई में नीलू सिक्किमेंसिस नामक एक प्रजाति को खोजा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें, ये विश्व स्तर पर अगर इनकी जो टोटल प्रजातियां हैं, स्पीसीज है, वो 8 टाइप की टोटल हो गई हैं। ये बात आपको यहाँ पे याद रखना। और ये है क्या, इसको लेकर स्टेटमेंट आपको यहाँ छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं।
आकाश एनजी के बारे में बेसिकली ये क्या था ना, ये वाला जो क्वेश्चन था इसको आप स्किप ही कर दीजिएगा क्योंकि ये किसी और चीज से रिलेटेड आ गया है। यहाँ पे आकाश एनजी को लेके ये मिसाइल है और नीलू को लेके ये क्वेश्चन था। आकाश एनजी को लेके एक और चीज यहाँ पे क्वेश्चन बना है, इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। दूसरा, इट यूज डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर, ये द्विसंबंध ठोस रॉकेट का उपयोग करता है। तीसरा, एक साथ 10 टारगेट को भेज सकता है, या एक साथ 10 टारगेट को क्या कर सकता है, हिट कर सकता है, यहाँ पे कहना चाह रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा आप देखोगे, सही आंसर इसका होगा सी, तीनों के तीनों ही यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर नीलूस के बारे में हमने यहाँ पर क्या देखा, नीलूस के बारे में देखा कि नीलूस सिक्किम बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ कोलम्बेला, कोलम्बेला ग्रुप से संबंधित है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। ये कीवर्ड मैंने आपको नहीं बताया, कोलम्बोला ग्रुप से ही संबंधित है। ये मिट्टी में पाए जाने वाले एक माइक्रो ऑर्थोपोडास होते हैं। अब इनकी इनकी जनसंख्या तो लगभग 8,000 से ज्यादा है, लेकिन ये हमारे जो पोषण चक्र है या न्यूट्रिशन साइकिल है या सॉइल की हेल्थ है, तो ये ऑर्थोपोडा कोलम्बोला बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और ये उसी ग्रुप से संबंधित है। ये भारत में अपने जीनस का पहला रिकॉर्ड है, तो 8 टाइप की बेसिकली पाई जाती हैं। भारत में पहला रिकॉर्ड है नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, भारत में पहली बार पाई गई है। और इट पोजेस वेल डेवलप आई विजन, इसकी आईज वेल डेवलप होती है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 1 2 यहाँ पे करेक्ट होगा, आईज की वेल डेवलप नहीं होती, पूरी तरह नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन है मुकुंदरा हिल के बारे में, कि कोटा के जो मुकुंदरा हिल है उसमें प्रशासन ने हाल ही में इचेंटिंगा मुकुंदरा नामक डॉक्यूमेंट्री को पोस्टर का ट्रेलर रिलीज किया। तो नाम से तो आपको पता चल जाएगा मुकुंदरा के बारे में, लेकिन मुकुंदरा हिल क्या है, टाइगर रिजर्व है, उसके बारे में जानना जरूरी। तो वो कहाँ पे है, बूंदी में है। बूंदी कहाँ पे है, कोटा के पास है ना। कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है मुकुंदरा और गारगोला रीजन में स्थित है। अगर हम बात करें तो ये एक तरह का टाइगर कॉरिडोर का भी काम करता है, जो रणथंभौर और कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, तो टाइगर कॉरिडोर का भी काम करता है। और यहाँ पे नदी इसमें चंबल नदी इसके पूर्वी तट में बहती है। और ड्राई डिसिडुअस, अगर हम बात करें डिसिडुअस, ये शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं, ये यहाँ पे न्यूज में था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात की जा रही है कि लाई बिटवीन मुकुंदरा एंड गारगोला। मुकुंदरा एंड गारगोला पर्वत श्रेणियों में स्थित है, ये करेक्ट है। चंबल नदी इसके पश्चिम तट पर नहीं, चंबल नदी इसके पूर्वी, क्योंकि चंबल नदी ना, अगर आपने मध्य प्रदेश देख रखा होगा तो इस तरह से बहती जाती है। ठीक है ना, तो राजस्थान कोई भी यहाँ पे चीजें आएंगी उसके ईस्टर्न पार्ट में स्थित होगी। चंबल नदी जनापा पहाड़ से निकलती है मध्य प्रदेश के, लगभग 900 किलोमीटर की लेंथ है, और जाके यहाँ पे इटावा में मिल जाती है, किसमें, यमुना में मिल जाती है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे बहुत सारे वो बनाती है, चंबल वाले रीजन में खड्ड बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है तीसरा स्टेटमेंट, इट एक्ट एज ए कॉरिडोर बिटवीन रणथंभौर कुनो। रणथंभौर कुनो में के लिए ये कॉरिडोर का काम करता है। वन आंसर यहाँ पे करेक्ट है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या टाइगर कॉरिडोर या टाइगर को सॉरी क्या एलिफेंट कॉरिडोर 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का पार्ट है? यस या नो में आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं।